जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट क्लास से मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था बच्चों? लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में समझाया था। याद है कि भूल गए? और मैंने तुम्हें कुछ चीजें समझाई थी, जरा याद करो। K इज इक्वल टू A e पावर माइनस EA बाय RT। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन, इसके बारे में बताया था। और मैंने तुम्हें इसमें EA के बारे में बताया था। व्हाट डू मीन बाय EA? एक्टिवेशन एनर्जी। इसी में पूरी क्लास का टाइम हो गया था। हाँ या ना? एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी बैरियर जिसको पार करके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। हमने ये ग्राफ भी स्टडी किया था, याद है कि भूल गए? ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, यहां से यहां तक का एनर्जी का ये जो बैरियर है इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ या ना? जब तक इसको पार नहीं करोगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पर ये पार करना ही क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इस पॉइंट पर आता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। याद है वो टेम्परेरी बॉन्ड्स जो रिएक्टेंट्स के बीच में बन रहे थे और पुराने बॉन्ड्स टूट रहे थे, याद है? तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स था। जब वो बनेगा तभी उससे प्रोडक्ट बनेगा टूट के। तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है और इसीलिए इस एक्टिवेटेड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के कॉम्प्लेक्स, इस बैरियर को क्रॉस करना भी जरूरी है। इसके बिना प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसके अलावा मैंने तुम्हें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी बता दिया था कि कैसे टेम्परेचर बढ़ा के नंबर ऑफ या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी मोर देन मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अरे भाई याद है कि भूल गए? आज हम लोग इससे आगे की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। तो आर्हीनियस इक्वेशन से एक और इक्वेशन निकल कर आती है जिससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो बच्चों आर्हीनियस इक्वेशन क्या थी, जरा याद करो। आर्हीनियस इक्वेशन क्या थी बच्चों? K रेट कांस्टेंट, A व्हाट इज ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इनटू E पावर माइनस EA व्हाट इज EA एक्टिवेशन एनर्जी बाय RT। सही है बच्चों? जरा चेक करो, ये इसके अंदर जितने भी टर्म्स है ना, खाली टर्म्स को डिफाइन करने में ही लास्ट क्लास चली गई। क्लियर है ना? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर है ना, ये टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है वगैरह वगैरह। अब वापस हम लोग वहीं आ गए। क्लियर हो गया बच्चों? चेक करो, अगर इस A को मैं K के अपॉन में ले जाऊं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? K बाई A E पावर माइनस EA बाय RT। कोई दिक्कत? E पावर समथिंग विच मींस इसका एंटी लॉग हो रहा है एक तरीके से। तो एंटी लॉग हो रहा है तो मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो बच्चों चेक करना ये क्या हो जाएगा? ln K बाई A इज इक्वल टू माइनस EA बाई RT। चेक कर लो। अरे आप लॉग लगाओगे फिर उसके बाद एंटी लॉग लिखोगे, एंटी लॉग ऑफ EA बाई RT लिखोगे। ये एंटी लॉग ही तो है, E पावर पे जो लिखा हुआ है वो एंटी लॉग ही है। तो लॉग से एंटी लॉग कट जाता है, समझ गए? तो क्या रह गया? माइनस EA बाई RT। अब आप चेक करो log A अपॉन B क्या होता है बच्चों? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? चेक करो, log K बाई A इज इक्वल टू माइनस EA बाय 2.303 RT। हाँ या ना? क्योंकि नेचुरल लॉग से लॉग बेस 10 लोगे तो यार 2.303 मल्टीप्लाई होगा, वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब log A अपॉन B क्या होता है, जल्दी बोलो? log K माइनस log A इज इक्वल माइनस EA बाय 2.303 RT। हाँ या ना? तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है log K
इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2.303 RT प्लस लॉग ए। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को ये इक्वेशन समझ में आ चुकी है? और देखो अगर यहां पे मैं लॉग नहीं लेता हूं ना, ln लेता हूं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी प्लस ln a। हाँ है ना? तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस ln से log में कन्वर्ट किया इसीलिए 2.303 आ गया। अगर मैं log में कन्वर्ट नहीं करता, इसको ln ही रहने देता, तो फिर यार 2.303 नहीं आता, फिर ये ln होते। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ये इक्वेशन जो बॉक्स में बन रहा है और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ या कोई फर्क नहीं है, बस ये log में है, वो नेचुरल log है। तो log में 2.303 डिनोमिनेटर में आ गया, बस क्लियर हो गया। बच्चों इसको ध्यान से देखना, क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिजेंबल कर रहा है? जल्दी बोलो। तो y एक्सिस पे क्या लेना है मुझे? यह काम करते हैं, इस इक्वेशन को ना दोबारा लिखते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास बच्चों? log k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2.303 RT प्लस log a प्लस log a। लेकिन बच्चों अगर ये नेचुरल log रहता, ln रहता, तो ये इक्वेशन होती माइनस ई ए बाय आर टी प्लस ln a। हाँ या ना? कोई फर्क तो नहीं है दोनों में, खाली बस log का बेस चेंज करा। क्या ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिजेंबल कर रही है? ये बॉक्स वाली इक्वेशन वो रही, अगर मैं ln रहने देता हूं तो ये रहेगी, ये इससे मैच कर रही है। बच्चों कोई मुझे बताएगा इसका स्लोप क्या है? जरा चेक करो, y एक्सिस पे ln के लेंगे, y का इंटरसेप्ट ln a है या फिर log a है, तो यहां पर x एक्सिस पर हम क्या लेंगे? x एक्सिस पे क्या लोगे? 1 by r 1 by t, सॉरी x एक्सिस पर लेंगे 1 by t, तो इसीलिए हमारे पास जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ई ए बाय आर। क्या होगा? माइनस का ई ए बाय आर। या फिर बच्चों यहां से अगर चेक करें तो ये भी तो हो सकता है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, दोनों ही सही है। ये स्लोप कहां से आया? ऊपर वाली इक्वेशन से। ये स्लोप कहां से आया? नीचे वाली इक्वेशन से। मतलब इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दो ना अगर नहीं समझ में आ रहा तो। अब तो ठीक है, क्लियर हो गया। कुल मिला के देखा जाए तो स्लोप कैसा आया बच्चों? नेगेटिव। तो भाई इसका ग्राफ बना दो एक बार जल्दी से। ग्राफ बना दो जल्दी से। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और अगर ये y एक्सिस है तो पक्का ये x एक्सिस रहा होगा। सही है बच्चों? चेक करो, अगर ऊपर वाली इक्वेशन को हम देखें तो y एक्सिस पे कौन है? log k। log k ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हाँ या ना? x एक्सिस पे क्या है बच्चों? 1 by t। t नहीं है, 1 by t है। समझ में आ गया? अब आप मुझे ये बताओ, ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? दीपिका, ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। वेरी गुड। जब स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कहां जाएगा? और अगर ये नीचे जाएगा तो पक्का y एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगा, और जहां भी y एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगा वहां log k की वैल्यू बड़ी होते 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 मैक्सिमम हो जाएगी, एंड दिस पॉइंट विल बी log a। y का इंटरसेप्ट कौन होता है? c। तो यहां पर कौन आ रहा है? log a। नहीं आ रहा समझ में? बच्चों इसका स्लोप जल्दी बता दो, बताओ, क्योंकि log के टर्म्स में आपने इक्वेशन लिखी है, तो इसका स्लोप होगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। कोई दिक्कत? चलें आगे। बच्चों अगर सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाए तो x एक्सिस y एक्सिस पर क्या लोगे? y एक्सिस पर क्या लोगे?
ln k, हाँ या ना, ये ऑरिजिन हो गया। यहां पर अगेन 1/t। अब अगर सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बनाए तो बच्चों कहां जाएगा, नीचे या ऊपर? हाँ जी, नीचे जाएगा, क्योंकि इसका भी स्लोप नेगेटिव ही है, बल्कि दोनों चीजें सेम है। और अगर ये नीचे जाएगा तो y एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगा, जहां पर भी काटेगा इसका पॉइंट का नाम क्या होगा, ln है, बस ln के टर्म्स में, इसीलिए इसका स्लोप भी क्या होगा, माइनस का EA बाय सिर्फ r। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? चलें आगे। तो बच्चों इसके आगे चलते हैं। ये जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी है, ln k इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT प्लस ln A, ये इक्वेशन किसकी है अभी तक आप लोग समझ पाए? ln k का मतलब है रेट कांस्टेंट का लॉग, मतलब रेट कांस्टेंट रिलेट हो रहा है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, माइनस EA बाय RT। EA कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, तो बचा क्या, टाइम नहीं बचा ना, तो इसके अंदर टाइम के साथ ही आप उसको रिलेट कर, सॉरी टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर। तो आप रेट कांस्टेंट को सीधा सीधा किससे रिलेट कर रहे हो, टेम्परेचर के साथ, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन जो है ना वो एंटी लॉग के टर्म्स में थी, इसीलिए ये इक्वेशन ज्यादा बेटर है। समझ में आ गया? तो किसी भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ln k इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT प्लस ln A। क्लियर हो गया? लेकिन तब क्या होगा जब दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग रेट कांस्टेंट होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? रेट कांस्टेंट अलग अलग रिएक्शन का तो अलग अलग होता ही है, सेम रिएक्शन के लिए भी रेट कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, नहीं तो कहीं नोट डाल के लिख लेना भैया। रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रेट कांस्टेंट मे बी डिफरेंट फॉर द सेम रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्लियर हो गया? तो बच्चों अगर मान लो टेम्परेचर में T1 लेता हूं, एट टेम्परेचर T1, तो इक्वेशन क्या बनेगी जरा चेक करना, ln K1 इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT1 प्लस ln A। सही है गलत? फर्स्ट इक्वेशन। और बच्चों अगर मैं टेम्परेचर दूसरा ले लूं तो फॉर द सेम रिएक्शन एट टेम्परेचर T2, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ln K2 इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT2 प्लस ln A। सही है गलत? अब इन दो इक्वेशन को क्या करूं बच्चों, डिवाइड कर दूं या प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, बोलो बच्चों। मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूं। बच्चों दो इक्वेशन को कंपेयर करना है अगर आपको, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो डिवाइड कर दो या तो मल्टीप्लाई कर दो। तो कंपेयर करने के लिए आप तो सब्ट्रैक्ट करोगे दो इक्वेशन को, या तो डिवाइड करोगे। तो बच्चों यहां पर हम लोग ने डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि देखो डिवाइड हम तब करते हैं जब ज्यादा से ज्यादा टर्म्स कट रहे हो, तो यहां कुछ भी कटने वाला नहीं है। माइनस करोगे तो जरूरी है ln A से ln A कट जाएगा, हाँ या ना? तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, मतलब सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो ln K2 माइनस ln K1, LHS में से LHS माइनस हो गया। अब ये वाली वैल्यू पुट करो, माइनस EA बाय RT2 प्लस ln A, और इसमें से माइनस करने जा रहे हो आप माइनस EA बाय RT1 और प्लस ln A। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये हो जाएगा ln K2 बाय K1। log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन B इज इक्वल टू, अब चेक करो बच्चों, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो EA बाय RT1 क्या हो जाएगा, प्लस, और ln A कैसा हो जाएगा, माइनस। थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, ये चीज अगले स्टेप में करूँ, ये समझ गए? ln A से ln A कट गया, इन दोनों में कॉमन कौन है बच्चों, चेक करो, EA बाय R, ब्रैकेट में कौन बचेगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। आपके पास इक्वेशन आ गई।
अलग अलग टेम्परेचर पे जो अलग अलग रेट कांस्टेंट होंगे उसके लिए आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। समझ में आ गया? अगर ये इक्वेशन आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप ये वाली याद कर लो, ln K2 by K1 is equal to EA by R ब्रैकेट, यहां पर क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, T1 T2 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। समझ में आ गया? अगर आपको ये इक्वेशन भी अच्छी नहीं लग रही है तो आपको एक और इक्वेशन लिख देता हूं, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। समझ में आ गया? अगर आपको ये इक्वेशन भी अच्छी नहीं लग रही है तो आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, उससे आप बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, पढ़ के उसको खत्म ही कर सकते हो। समझ में आ गया? तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए, और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज अगर आपको करनी है तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप उल्टे से स्टार्ट करना। पिछले कई सालों से जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो एक तो इन दो फार्मूले पे आ रहे हैं, ये एक ही है, अलग अलग है ही नहीं पहली बात, और दूसरा जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, रेट ऑफ रिएक्शन से और आर्हेनियस इक्वेशन से। बच्चों ये भी तो आर्हेनियस इक्वेशन ही है, क्योंकि ये यहां से आया है और ये आर्हेनियस इक्वेशन है, लॉग ही तो लगा दिया आपने और क्या किया ही है, तो यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंस वाले पार्ट से। और अगर आप एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट उसका तरीका यही है, स्पेशली फॉर दिस चैप्टर, कि आप उल्टे से स्टार्ट करना बैक एक्सरसाइज। जैसे 40 क्वेश्चन है ना अगर, तो लास्ट 40 वाले से ही स्टार्ट करना, ठीक है? बहुत मजेदार क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से करोगे तो थोड़ा बोर हो जाओगे, उल्टे से करना। समझ में आ गया? चले आगे। तो बच्चों इसके बाद जो अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।